Yes, now we shall continue with the same. The next topic is meaning of macroeconomics. Macro word is taken from Greek language, and in English its meaning is large. So we can say macroeconomics is that branch of economics which deals in aggregates, which studies about aggregate, consolidate, sum, all the problems related to national and international issues are studied in macroeconomics. So meaning of macro is large. So it studies combinedly together. It does not focuses on small units or individual items, because all these are studied in micro one. So features or characteristics of macroeconomics. First, broader perspective. Since macroeconomics deals in national and international issues, moreover it deals for whole economy, it deals for aggregate, therefore its scope is broad. Second is importance to dynamic economy. In microeconomics, it deals for backward or takeoff or pre-take of economy too, but macroeconomy highlights for the economy which can take a momentum, an impulse or pace. इकोनॉमी को गतिवान बनाने के लिए, गतिशील बनाने के लिए प्रयत्नशील होती है। वो ये देखती है मैक्रो इकोनॉमी कि किस तरीके से हाउ द मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कैन बी अटेन्ड, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कल्याण किस तरीके से हो सकता है। किसी एक खास के लिए नहीं सोचती, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि पूरी वोल इकोनॉमी के लिए सोचती है। इसलिए ये इम्पोर्टेंस किसको देती है? डायनेमिक इकोनॉमी को। किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को हम आगे की तरफ ले जा सकेंगे। एनालिसिस ऑफ जनरल प्रॉब्लम्स। किसी भी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक साइकिल है जिस पे ही पूरी इकोनॉमी का एक्सिस यानी धुरी घूम रही है, और वो क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस पे डिपेंड है? 5 फैक्टर्स पे। तो प्रोडक्शन, तो कौन सा प्रोडक्शन? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन सब के आगे हम एग्रीगेट या टोटल शब्द लगाते जाएंगे। जब हम माइक्रो के बारे में बात करेंगे, शब्द वही हैं। जब हम माइक्रो के बारे में बात करेंगे तो उसके आगे लगेगा इंडिविजुअल प्रोडक्शन, इंडिविजुअल कंजम्पशन, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, हाउस होल्ड। और जब हम मैक्रो के बारे में बात करेंगे तो शब्द फिर से वही हैं, उसके आगे लग जाएगा टोटल या एग्रीगेट। तो एनालिसिस ऑफ जनरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टोटल प्रोडक्शन, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एट्सेट्रा। ऑल द इश्यूज विच आर रिलेटेड टू अ नेशन आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट। अब ये पॉइंट एक ज़बरदस्ती इसमें है, लेकिन वो अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं। डायनेमिक इकोनॉमी में अपन इसको देख चुके हैं। ग्रुप इंटरेस्ट के बारे में सोचती है, ना कि किसी पर्टिकुलर के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करती, उसके बारे में नहीं सोचती। जो भी समस्या उस इकोनॉमी में आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो ये देखा जाता है कि मैक्सिमम लोगों का भला कल्याण कैसे किया जा सकेगा, यानी कि इको सोशियो वेलफेयर। उनका इकोनॉमिकली यानी फाइनेंशियल फ़ायदा भी होना चाहिए, और उनका सामाजिक कल्याण यानी कि उनका जो लाइफ
उनका जो लाइफ स्टाइल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो भी रेज होना चाहिए। तो उन दोनों पर काम करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंटरडिपेंडेंस, नो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी और स्कीम कैन बी मेड विदाउट द हेल्प ऑफ द रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स सारा सब्जेक्ट मैटर यानी पूरी तैयारी करके कौन देता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड है माइक्रो पर। बिना माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिजल्ट्स के या उसके कंक्लूजन्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स को पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, स्कीम बनाना, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो पूरा सर्वे का काम करके कौन देगा, माइक्रो। यानी हम ये कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स असिस्ट करेगी मैक्रो को, तब मैक्रो काम कर सकेगी। उसके लिए ग्राउंड कौन तैयार करेगा, माइक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड है माइक्रो इकोनॉमिक्स पर अपने किसी भी रिजल्ट को लाने के लिए या पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। फिर दूसरा टॉपिक है इसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे उसमें 3 थे, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ प्राइस। तो थ्योरी ऑफ प्राइस किससे रिलेटेड होता है, इंटरैक्शन फोर्सेस, मतलब इंटर फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उससे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है मार्केट के अंदर। और यहाँ पर ये 3 थ्योरी है इसकी। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इस बात को फोकस करती है कि इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई इज़ इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए, मतलब कि इक्विलिब्रियम बना रहे, दोनों चीज़ें इक्वल चलें, किसी चीज़ की स्कैरसिटी ना हो, कमी ना हो। तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों रिलेटेड चीज़ें हैं। जब इनकम होगी तो आप लोगों को हायर कर सकेंगे, और जब लोग हायर होंगे तो उनको इनकम होगी। तो इट्स अ साइकिल, ये पूरा एक चेन साइकिल है, नेटवर्क है, जिसके बिना इकोनॉमिक्स काम नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इस चीज़ पे फोकस करती है कि एग्रीगेट डिमांड शुड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, उनको इक्वलाइज करने के बीच में काम करती है। तो दूसरा हो गया डिसइक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगा हो जाना, और डिफ्लेशन का मतलब होता है सस्ता हो जाना। तो कोई चीज़ महंगी कब होती है, व्हेन डिमांड इज़ हायर एंड सप्लाई इज़ लोअर। तो इन्फ्लेशन के लिए हम लिख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम है, तो चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे। तो चीज़ों के रेट, जब वस्तुओं के रेट बढ़ जाते हैं, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगा हो जाना। और दूसरी स्थिति होती है एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, यानी बहुत सारी वस्तुएं, लेने वाले कोई है नहीं, ख़रीदार नहीं मिलेंगे। ख़रीदार नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, रेट्स कम करना पड़ेंगे। रेट जब कम होते हैं उस स्थिति को हम बोलते हैं डिफ्लेशन, क्योंकि मार्केट में कोई ख़रीदार बचा नहीं है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो इस स्थिति को कहेंगे डिफ्लेशन, यानी चीज़ों का सस्ता हो जाना। फिर जब ये स्थिति बनती है डिसइक्विलिब्रियम की, तो उसके लिए फिर होती है थ्योरी ऑफ करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम यदि लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक इकोनॉमी में रहेगा तो इकोनॉमी सफ़र करेगी, धीरे धीरे वो हॉलो, खोखली हो जाएगी और देश पिछड़ जाएगा, अर्थव्यवस्था पिछड़ जाएगी। तो उसको क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है उसको। उसके करेक्शन के लिए जो मीज़र्स लिए जाते हैं डिसइक्विलिब्रियम के लिए, वो फिर सरकार और रिज़र्व बैंक, जो बैंकर ऑफ ऑल बैंक्स है, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट है, ये दोनों मिल करके कुछ मीज़र्स, जो मॉनिटरी मीज़र्स हैं और नॉन मॉनिटरी मीज़र्स, वो फॉलो करते हैं, और उसके बेस पर फिर वो उस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करते हैं। तो इसके लिए वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ में चेंज करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स पॉलिसी रिलेटेड टू मनी, जो पैसे से संबंधित पॉलिसी है, मतलब नोटों को छापना और क्रेडिट क्रिएशन करना थ्रू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के थ्रू जो क्रेडिट क्रिएशन होता है, लोन देने की प्रक्रिया और डिपॉजिट, उस पर रोकथाम लगाना, उसको रीएडजस्ट करना।
फिर होता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब होता है राजकोषीय नीति। राजकोष किससे भरता है? खजाना, टैक्स से, इसलिए इसको हम टैक्सेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी मीन्स पॉलिसी रिलेटेड टू रेवेन्यू, रिलेटेड टू टैक्स, जिससे खजाना भरता है। ठीक है। फिर है एक्सचेंज रेट पॉलिसी। एक्सचेंज रेट पॉलिसी मीन्स व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ आवर करेंसी इन कंपेयर टू द करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज़। जैसे हम बोलते हैं हमारा 70 रुपया या 70 रुपीज़ जो है वो $1 के इक्वल है, ऐसा हम कहते हैं। तो ये कंपैरिजन करना, तो एक्सचेंज रेट, तो इसके लिए क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी और एल्स डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, उसमें कमी करना। तो ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो अब आप आगे धीरे धीरे यूज़ टू होते जाएंगे, उस समय हम आपको ये चीज़ें बताएंगे। तो आज मतलब इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ें। और जो भी शब्द टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़ी हैं उनको एक बार दोबारा सुने, बार बार सुने, क्योंकि जब तक आप इससे यूज्ड टू नहीं होंगे तो आने वाली चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ओके, थैंक यू।